48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। इसका थर्ड लॉ कहता है कंसील योर इंटेंशंस। ऑलरेडी 2 लॉ डिस्कस किए जा चुके हैं जो आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा। कंसील योर इंटेंशंस का मतलब है अपने मन की इच्छा, आप जो करना चाहते हो उसको रिवील ना कीजिए, बचा के रखिए, संभाल के रखिए, किसी को नहीं बताइए आप क्या करना चाहते हो। इसके जो कहानियां हैं उसमें पहली कहानी है, आप लोग जानते होंगे, जर्मनी के चांसलर ऑटो बिस्मार्क। यहाँ पे बिस्मार्क प्राइम मिनिस्टर जब बनाए गए थे तब का एक इमेज लिया गया है जिसमें किंग इनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर रहे हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी वर्ल्ड फेमस स्पीच, आयरन एंड ब्लड स्पीच जिसको नाम से जाना जाता है, वो दिया था, जिसमें इन्होंने जो बातें कही थी उससे इनकी मंशा लोगों को समझ में आ गई थी। लोग ये समझ गए थे कि ये हम लोग को अननेसेसरी वॉर्स में लेके जाएगा और हमारी बहुत बुरी तरीके से रेवेन्यूज, हमारी बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी को शैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी, जो कि उस समय प्रशिया कहा जाता था, वॉज नॉट दैट पावरफुल। वो उस समय इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था। दैट इज वाई प्रशियन लीडर्स और जो कॉमन पब्लिक थी उनको लगा कि ऑटो बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बनाना एक गलती है हमारे किंग की। बिस्मार्क के इस स्पीच के बाद जो डर फैला, उसके बाद बिस्मार्क ने अपने स्तर पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि वो आक्रामक हो रहे हैं या बेवजह की लड़ाई में पड़ रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा एक समय आया जब ऑस्ट्रिया से वॉर होने की नौबत आने लगी। उस समय रशिया के किंग भी चाहते थे कि ऑस्ट्रिया से वॉर हो और हम लोग ऑस्ट्रिया से लड़े, लेकिन ऑटो बिस्मार्क जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने, या चांसलर वहां पे कहा जाता है, उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रिया से अच्छे संबंध चाहता हूं, जो कि इनकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के अगेंस्ट में था, जो कि इनके एक्चुअल जो थॉट्स थे उसके अगेंस्ट में था, जिससे पूरी प्रशियन अंपायर शॉक में आ गई कि भाई हम लोग ने इनको चुना था तो हम लोग डर रहे थे कि ये हमेशा लड़ाई करवाते रहेंगे, हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त करके रख देंगे, लेकिन यहाँ तो भाई साहब लड़ने से इनकार कर रहे हैं और बैक आउट कर रहे हैं, इवन दो किंग हिमसेल्फ वांट्स टू गो फॉर द वॉर। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने अपने एक्चुअल इंटेंशंस को कंसील करके कुछ और किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया और डेनमार्क के 2 हॉलस्टीन और एक और जगह थी सेसवान, उन दोनों जगह पे लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए ऑस्ट्रिया से मदद मांगी। ऑस्ट्रिया ने उसमें से एक जगह ले ली और बिस्मार्क ने दूसरी जगह प्रशिया में मिला ली। ये एक तरीका था क्या दिखाने का कि हम लोग ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया हमारे साथ में लड़ सकता है और हम लोग जब वॉर जीतेंगे तो हमारी पब्लिक का मोराल, जो कि ऑलरेडी ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है ऑस्ट्रिया से हारते हारते, वो बूस्ट अप हो जाएगा, वो मोराल ऊपर चला आएगा और जो मैं चाहता हूँ, फ्यूचर वॉर लड़ना चाहता हूँ, वो सब वॉर्स को मैं आसानी से लड़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मोराल हाई होगा तो लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। इसी वजह से बिस्मार्क ने बहुत सारी ऐसे सोशलिस्ट पॉलिसीज को भी अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जो कि पब्लिक फ्रेंडली थे, पब्लिक उनके फेवर में आने लगी, पब्लिक उनके सपोर्ट में आने लगी और वो एक पर एक छोटी छोटी लड़ाइयां जीतते जा रहे थे। बट नोबडी न्यू कि जिस ऑस्ट्रिया से लड़ने से उन्होंने पहले मना कर दिया था, उसी ऑस्ट्रिया की ताकत को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का ही प्लान ऑटो बिस्मार्क के दिमाग में हमेशा से चल रहा था। वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से तबाह हो जाए और जो उसका जो जर्मन स्टेट्स है वो वापस से प्रशियन अंपायर में मिल जाए और एक बड़ी जर्मन कंट्री बने जिसका नाम हो जर्मनी। अल्टीमेटली इस स्थिति पे आने के बाद जब उनकी फेवरेटिज्म पूरे के पूरे एम्पायर में फैल चुकी थी तो उन्होंने ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया। इस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी जर्मन एम्पायर या प्रशियन एम्पायर। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग नेशनलिज्म से भरपूर थे, वो लोग लड़ने के लिए एकदम से ओत-प्रोत हुए जा रहे थे और वो ऑस्ट्रिया से अपने एरिया को लड़ के छीन लेना चाहते थे और अल्टीमेटली हुआ भी वही। ऑस्ट्रिया फॉट बट इट लॉस्ट द बैटल। बहुत बुरी तरीके से हारी ऑस्ट्रिया जो कि बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी उस रीजन में। इस हार के बाद से वो कभी भी उठ के खड़ी नहीं हो पाई और वो आगे कई सालों तक जर्मनी की सब्सिडरी कंट्री की तरह काम करती रही, जर्मनी के अधीन ही काम करती रही, इवन दो इट हैज इट ओन एम्पायर। ओके, दिस इज हाउ
वी कैन सी द लॉ का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ऑटोन बिस्मार्क को हमेशा से मोस्ट रेप्यूटेड डिप्लोमेट कहा जाता है। बहुत ही उम्दा लेवल की इनकी सोच हुआ करती थी। आते हैं एक और स्टोरी पे। पहले इसको बता देते हैं कि अल्टीमेटली ऑस्ट्रिया को हराने के बाद बिस्मार्क ने पूरा का पूरा यूनाइटेड जर्मनी बनाया और उसे अपने किंग को सौंप दिया और किंग को यूनाइटेड जर्मनी का एम्परर घोषित करा दिया, जो कि वो प्रशियन एम्पायर का किंग हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। ये है सेलासी। सेलासी एक वॉरलॉर्ड हुआ करते थे इथोपिया में। ये एक छोटे से पद से आए थे, ठीक है। इथोपिया में कई सारे वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे। वॉरलॉर्ड्स लाइक छोटे छोटे आप गैंग समझ के रख सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से, कि वो अपने दमखम अपने एरिया में दिखाते थे। धीरे धीरे सेलासी अपने पावर को राइज करता गया। धीरे धीरे उसने वो सब कुछ एक्वायर करना स्टार्ट किया जो कि कोई भी इथोपियन एम्परर आज तक नहीं कर पाया था। उसने धीरे धीरे सारे वॉरलॉर्ड्स को अपने अधीन करना स्टार्ट किया, सब वॉरलॉर्ड्स को अपने नीचे लाना स्टार्ट किया और अपनी प्रभुसत्ता बनाना स्टार्ट किया। जो छोटी छोटी काफी सारी प्रिंसिपलिटीज थी उसको एक एम्पायर के अधीन लाना स्टार्ट किया। ऐसी स्थिति में इसका कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस करने वाला होने वाला ही था, जो एक वॉरलॉर्ड बालचा के नाम से फेमस था। ये है बालचा, जो कि इनकी प्रभुसत्ता को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बालचा बहुत ही पावरफुल पहले से ही था और ये बहुत पुराना भी था। और सेलासी बहुत ही यंग, एक छोटा सा नया उभरता हुआ एक वॉरलॉर्ड था। बालचा कभी नहीं चाहता था कि मैं किसी नन्हे बच्चे के सामने गिड़गिड़ाऊं, उसकी प्रभुसत्ता को अपने ऊपर मानूं। दैट इज वाई उन्होंने कभी भी इनको अपना राजा नहीं माना। अल्टीमेटली सेलासी ने बालचा को अपने यहाँ पे खाने के लिए बुलाया। बालचा को अच्छे से पता था कि इथोपियन स्टोरी यही है, इथोपियन हिस्ट्री यही है कि जब भी राजा आपको खाने पे बुलाने वाला है तो आपको वो अल्टीमेटली मारने ही वाला है किसी ना किसी तरीके से। बालचा अपनी सेना के साथ आया। उसने कहा कि मैं 600 आदमियों के साथ आऊंगा, तभी मुझे आने को मिलेगा। तभी मैं आऊंगा जब आप 600 आदमियों को भी मेरे साथ अलाउ करेंगे। सेलासी ने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया। उसने कहा अरे मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सोल्जर्स लोग की भी सेवा कर पाऊंगा। मैं आपके सोल्जर्स लोग को भी अपने दावत में इन्वाइट करता हूँ, आप आइए, अपने सोल्जर्स को लेके आइए, फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स को लेके आइए। बालचा शॉक में हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है कि ये तैयार भी हो गया अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पे मुझे आने के लिए। फिर भी बादशाह को कुछ तो डाउट हो रहा था। उसने अपनी बहुत बड़ी सेना का एक हिस्सा, जिसमें से चुने हुए 600 बहुत ही डेडली फाइटर्स को अपने साथ लेके गया, और बाकी जो पूरी की पूरी सेना थी जो कि इससे काफी बड़ी थी, उन सब को उसने पहाड़ों के बीच में छुपा दिया, ताकि जब आदेश हो, यहाँ से कोई सिग्नल मिले, तो ये सारी की सारी सेना सलासी के एम्पायर के ऊपर, फोर्ट के ऊपर, उसके किंगडम के ऊपर अटैक कर दे और पूरा का पूरा राज बादशाह अपने अधीन ले ले। वो किसी भी कीमत पे मरना नहीं चाहता था और अल्टीमेटली सरेंडर तो कतई नहीं करना चाहता था सलासी के सामने। बट बादशाह ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। राजा खुद उनको इनवाइट करने गया, राजा खुद उनको रिसीव करने गया, राजा खुद उनको अंदर तक लेके आया, फीस्ट रूम तक लेके आया, सब कुछ खाना पीना सब कुछ चलता रहा। बादशाह वही खाता जो सलासी खा चुका रहता है। जिस टेबल में से, जिस प्लेट में से सलासी खाता है, उसी प्लेट्स में से खाना बादशाह भी अपने लिए निकालता है। वो पूरी की पूरी एहतियात बरतता है कि उसे किसी भी तरीके से पॉइजन ना दिया जाए, किसी भी तरीके से उसके ऊपर हमला ना किया जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अच्छी तरीके से चलता है। अल्टीमेटली बादशाह बोलता है कि भाई तुमने मुझे मारने के लिए जो भी किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ, और मेरी बहुत बड़ी सेना बाहर खड़ी है जो कि कभी भी इस राज्य के ऊपर आक्रमण करके, अगर उनको पता चला कि उनका राजा, उनका जो लीडर है वो किसी भी तरीके से फंसा हुआ है या उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई है, तो वो आक्रमण करके पूरे के पूरे राज्य को हड़प कर लेंगे। तो कोई भी गलती करने की जरूरत आपको नहीं है। सलासी हंसता है और वो बादशाह को आश्वस्त करता है कि मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करना चाहता। आप आराम से भोजन कीजिए और आपकी जब तक इच्छा हो तब तक रुकिए, नाच गाना देखिए, डांस वगैरह देखिए, संगीत सुनिए, और फिर जब आपकी इच्छा होगी तो मैं आपको खुद ही छोड़ने चाहूँगा। बादशाह बहुत शॉक में था। वो काफ़ी देर तक वहाँ रुका और फिर अल्टीमेटली अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से चला गया। जब वो उन पहाड़ों के बीच में पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पे उसकी सेना है ही नहीं, उसकी सारी सेना गायब हो चुकी है। जितनी भी उसने टुकड़ी वहाँ पे बचा कर रखी थी वो सब गायब हो चुकी है। एक्चुअली में क्या हुआ, सलासी ने अपने सैनिकों को बोरे भर भर के सोने, चांदी, जवाहरात, पैसे, सिक्के, बहुत सारा खाना पीना सब दे के बादशाह के आर्मी के पास भेज दिया। वहाँ आर्मी के लोग
तलवारों से खड़े थे, तलवारों को लेकर खड़े थे और यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के लेके पहुंचे थे, जिससे उन लोग ने आपो आप सरेंडर कर दिया, पूरी तरीके से अपने हथियार डाल दिए और ये पैसे सिक्के जवाहरात लेके वहाँ से चले गए। इस तरीके से बिना कुछ हार्म किए, बिना किसी को मारे, बिना किसी को काटे, सरासी ने एक स्ट्रोक के अंदर ही बालचा की पूरी आर्मी को हरा दिया। बालचा अपने चुने हुए 600 आदमियों के साथ उसके बाद काफी समय तक यहाँ वहाँ भागता रहा अपनी जान बचाकर, लेकिन अल्टीमेटली सलासी ने उसे पकड़ लिया। सलासी ने उसको पकड़ने के बाद भी कभी जान से नहीं मारा, कभी भी उसके ऊपर कोई आरोप लगा के उसे जेल में नहीं बंद किया, बल्कि उसे अपने नीचे रखा और उसको छोटा सा राज्य उसका चलाने दिया। ये है कहानी जो कि आपके रॉबर्ट ग्रीन ने बुक में लिखी है। एक और कहानी जो मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूँ वो है महाभारत की कहानी। इसमें होता यह है कि घटोत्कच जो कि भीम का बेटा होता है, वो एक राक्षसी का भी बेटा होता है, दैट इज वाई वो बहुत बड़े आकार का होता है और वो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए आता है और वो बहुत बुरी तरीके से कौरव सेना में उत्पात मचा देता है। उसकी हाइट, उसका जो काया होती है वो इतनी बड़ी होती है, क्योंकि वो राक्षसी का बेटा होता है तो बहुत भीषण काया उसका होता है। वो पूरी तरीके से सेना में उत्पात मचा देता है। ये देखकर दुर्योधन कर्ण से कहता है कि कर्ण, आपके पास एक शक्ति बाण रखी हुई है, एक अमोघ शक्ति बाण रखी है जो आपने अपने पास संभाल के रखी हुई है, उसका उपयोग कीजिए और इस राक्षस का अभिवध कीजिए, नहीं तो हमारी सेना खत्म हो जाएगी। और सेना खत्म हो गई तो इस लड़ाई में आप कोई भी शक्ति बाण संभाल के रखें, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कर्ण ने ये शक्ति अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखी थी। वो जानता था कि अर्जुन को अगर उसे मारना है तो उसके पास ये अमोघ शक्ति बाण होना बहुत जरूरी है, जो कि उसने अर्जुन को मारने के लिए ही ली थी। बट इस व्यवस्था के चलते वो उस शक्ति बाण का उपयोग घटोत्कच के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से घटोत्कच तो मर जाता है किंतु अर्जुन बच जाता है। ये पूरी लीला श्री कृष्ण की लिखी होती है। वो इसे देख के मुस्कुराते हैं, उनको दुख भले होता है घटोत्कच की मृत्यु का, किंतु उनको इस बात की खुशी होती है कि अब वो अर्जुन की रक्षा कर पाएंगे, जो कि इनके साथ मिलके इस महाभारत के किसी भी पड़ाव पे पूरी बाजी को पलटने में सक्षम है। इस तरीके से कृष्ण ने बहुत सारे छोटे मोटे छुपा के अपने इंटेंशंस को छुपा कई सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से पांडव इतनी बड़ी कौरव सेना के सामने भी जीत जाते हैं। यही है आपके इस लॉ का 3 अलग अलग स्टोरीज। अल्टीमेटली लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, दिस इज द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, जिसे आपको पढ़ना है। आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, ये सब के लिए लिखी गई है, किसी एक के लिए नहीं लिखी गई है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट लॉ में, बाय।